अ, सभी हमारे उपस्थित अतिथि लेखकों कवियों का हार्दिक स्वागत जश्न हिंद के इस मंच पर। आज सुधी गजल को ममता किरण जी के गजल संग्रह आंगन का सजर की लोकार्पण है और इस लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी कर रहे हैं स्वयं गजल गो ममता किरण जी, हमारे समय की सुधी कवयित्री, जश्न हिंद की सूत्रधार सुधी मृदुला टंडन जी, आदरणीय बाल स्वरूप राही जी और पुष्पा राही, हमारे समय के जाने माने कवि और गजल गो। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं उर्दू अदब के ख्यात समालोचक और उर्दू के प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर खालिद अलवी जी। हमारे साथ होंगे श्री तेजन शर्मा जी, लंदन से जाने माने कवि, कथाकार और गद्यकार। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और बातचीत करेंगे ममता किरण जी की गजलों पर श्री माधव कौशिक जी, जो जाने माने कवि हैं और गजल गो हैं और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। आज इस अवसर पर ममता जी की गजलों का गायन करेंगे श्री शकील अहमद जी और श्री आर.डी. कैले जी, जो हमारे समय के जाने माने संगीतज्ञ हैं और गायक हैं। तो आज का ये डिजिटल पुस्तक लोकार्पण अपने आप में अनूठा इसलिए है कि दिल्ली की शामें जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा रही हैं, आज के इस कोरोना काल में और कोरोना त्रासदी के समय में ये एक नव्य माध्यम है कि हम ऑनलाइन माध्यम से पुस्तक का लोकार्पण संभव करें और उसकी चर्चा यहां पर करें। जहां तक आज के इस केंद्र में ममता किरण जी हैं और उनकी गजलें हैं, वे लगभग 2 दशकों से हिंदी कविता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वृक्ष था हरा भरा के बाद आंगन का सजर एक ऐसा रिश्ता बनता है इन संग्रहों के शीर्षकों से भी कि ममता जी स्वयं में प्रकृति और कुदरत की जैसे उपासक हैं और उन्होंने हिंदी कविता के फॉर्मेट में जो नवाचार संभव किए हैं, उसी तरह की चीजें उनकी गजलों में आई हैं। और मैं इस संग्रह को जब देख रहा था तो ये लगा कि आंगन का सजर और सजर को लेकर जो उनकी स्मृतियां हैं, मुझे याद आया कि दुष्यंत की एक किताब का शीर्षक भी है आंगन में एक वृक्ष, और आंगन में सजर या आंगन का सजर देखकर मुझे उनका शेर याद आया, अपने बचपन का सफर याद आया, मुझको परियों का नगर याद आया, जिसकी छाया में सभी खुश थे किरण, घर के आंगन का सजर याद आया। तो इस शेर में जो आंगन का सजर है वही उनकी गजलों की इस किताब का टाइटल भी है। बहुत ही अच्छा है। और जिस समय हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे समय में हमारे समय का कोई गजल गो और कवि एक बार फिर हमें कुदरत से जोड़े और प्रकृति के पास ले जाए, एक बहुत बड़ी बात है हिंदी कविता के लिए, हिंदी शायरी के लिए, उर्दू शायरी के लिए। मैं ममता किरण जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि ऐसे समय में जब सबके सामने रचनात्मक संकट हैं, जीवन के संकट हैं, ऐसे समय में वे एक ऐसे कविता संग्रह के साथ सामने आई हैं, ऐसे गजल संग्रह के साथ
सामने आई हैं, जिसमें कुदरत की बातें हैं, जिसमें जीवन की बातें हैं, जिनमें बचपन की बातें हैं, जिसमें भूमंडलीकरण की बातें हैं, और इस तरह से जीवन के उल्लास, जीवन के सुख दुख, जीवन के अवसाद और जो उताल तरंगे हैं, जो विभिन्न संचरित करती हैं, अग्रसित करती हैं, उस तरह की गजलें हिंदी की आबो हवा से बनी हुई, रची बसी हुई ऐसी गजलों के साथ वे सामने आई हैं। आंगन का सजर, तो जैसा कि मैंने कहा कि सजर कहते ही मुझे एक शेर याद आता है कि सजर में जितनी सूखी पत्तियां हैं, तुम्हारे नाम मेरी चिट्ठियां हैं। और ये किसी बड़े शायर का शेर है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दृष्टिपथ में कवयित्री के जो वृक्ष है, वृक्ष पूरी कुदरत और प्रकृति का प्रतीक है। तो ऐसी कुदरत के प्रतीक और प्रकृति के इस उपादान पर, इस अनूठे बिंब पर अपने काव्य का आधार खड़ा करने के लिए हम गजल गो ममता किरण जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम एक बार फिर याद दिला दें कि हमारे इस कार्यक्रम में वरिष्ठ गजल गो, वरिष्ठ कवि और संपादक श्री बाल स्वरूप राही जी हैं। उनके साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्री माधव कौशिक जी, वे यदि अभी नहीं है तो थोड़ी देर में आएंगे। और प्रोफेसर खालिद अलवी जी हैं, उर्दू अदब के ख्यात समालोचक और शायर। श्री तेजन शर्मा जी जुड़ेंगे लंदन से, और ममता जी की 2 गजलों का गायन करेंगे जाने माने गजल गायक श्री शकील अहमद जी और श्री आर.डी. कैले जी। और इस कार्यक्रम की सूचना ले चाहता हूं कि इसके पहले कि इस कार्यक्रम को कुछ आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि लेखक उनका थोड़ा परिचय भी दे दिया जाए हमारे मित्रों को जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि बाल स्वरूप राही जी पिछले 6 दशक से हिंदी कविता और गजल के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे साप्ताहिक हिंदुस्तान और कई पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। हिंदी के अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए, और इस समय मुझे लगता है कि गजल का एक बड़ा नाम श्री बाल स्वरूप राही जी हैं, जिनका एक शेर मुझे याद आता है, जिनके सपनों में आग होती, ऐसे शायर हमारे बीच हैं। पुष्पा राही जी हैं, जिनकी कई पुस्तकें, उनके गीत संग्रह छप चुके हैं और वे उनके सानिध्य में हैं। हमारे समय की वरिष्ठ कवयित्री, वरिष्ठ गीतकार, उनका हार्दिक स्वागत है। हम अनुग्रहित हैं खालिद अलवी जी के उर्दू अदब को आलोचना की नई भाषा से संपन्न करने के लिए खालिद अलवी जी जाने जाते हैं। शायरी के बेहतरीन समालोचक और दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वे हमारे बीच हैं। और इस तरह से तेजन शर्मा जी हैं, जाने माने कथाकार, गद्यकार और संस्मरणकार, वे जुड़ेंगे। माधव कौशिक जी को हम सब जानते हैं, लगभग 1 दर्जन गजल संग्रह, 3 गीत संग्रह, 2 कविता संग्रह और उनकी कहानियों का संग्रह भी आया हुआ है, और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, और हिंदी की जो छंद विधा है उसके सबसे बड़े हस्ताक्षर के रूप में उभरे हैं। और उनका होना इस कार्यक्रम के लिए बहुत ही एक उम्मीदों का संकेत है। मैं आज का जो गजल संग्रह लोकार्पित हो रहा है, डिजिटल रूप से लोकार्पित हो रहा है, आंगन का सजर, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आंगन का सजर जिसकी लेखिका है, जिसकी शायरा है ममता किरण जी, वे यदि मेरी आवाज सुन रही हैं तो वे इस गजल संग्रह से कुछ चुनिंदा गजलें यहां पर पढ़ने का कष्ट करें। देखिए, ममता जी हमारे समय की वाचिक कवयित्रियों में भी एक हैं, और उन्होंने मंच पर काफी लंबे अरसे से शिरकत की है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये उनकी कमाई लगभग 2 दशकों की है। चंडीगढ़ से माधव कौशिक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे समय के जाने माने गजल के हस्ताक्षर जी।
तो इनकी जो गजल की जो यात्रा है और हमारी हिंदी की बोलचाल की शायरी है, क्योंकि हिंदी गजल और उर्दू गजल में जो सामान्य फर्क है वो भाषिक व्यवहार का फर्क है, लेकिन जो बोलचाल की जो भाषा, ममता जी इस समय परिदृश्य में आ रही हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वे जब तक अपने सेट पर उपस्थित होती हैं और हम उन्हें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की बोलचाल की गजल हिंदी में शुरू हुई है और उर्दू गजल से बिल्कुल कदम मिलाती हुई, और जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी भाषा की आबो हवा से रची बसी हुई, आबो हवा में रची बसी हुई गजलें कहने का जो चलन हिंदी में चला है, और हमने देखा है कि उर्दू गजल के बरक्स हिंदी गजल ने अपने पांव जिस तरह से स्थापित किए हैं दुष्यंत के बाद, दुष्यंत की परंपरा का पोषण करते हुए, अदम गोंडवी की परंपरा का पोषण करते हुए हमारी हमारी हिंदी गजल की अपनी परंपरा धीरे धीरे बनी है। और इसलिए बनी है कि हिंदी गजल में हिंदी 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 की संवाद अदायगी और भारतीयता का पोषण, उसके तत्व हमारी हिंदी गजलों में नजर आते हैं। जिस तरह से आपातकाल के साथ दुष्यंत जी ने अपनी गजल की यात्रा शुरू की, जिस तरह से 60 के बाद और 70 के बाद अदम इस परिदृश्य में आते हैं और अपने एकमात्र गजल संग्रह से एक तरह की खेती किसानी के जैसे बिंब वे उपस्थित करते हैं गजलों में। वे हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि हिंदी गजल का चेहरा जिस स्वाभिमान से हिंदी अदब में उपस्थित होना चाहिए वो उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। और आज हिंदी गजलों की परंपरा यह है कि कोई प्रकाशक अगर गजल की विधा में आना चाहता है तो उसका देवनागरी में लिप्यंतरण करके लाना चाहता है, जिससे कि गजल हिंदी जानने वाले, देवनागरी लिपि को जानने वाले भी उर्दू अदब की गजलों को और हिंदी गजलों को भी समान रूप से व्यवहृत कर सकें, पढ़ सकें, उसे गा सकें, सुना सकें और इस तरह से साहित्य को अग्रसर कर सकें। मैं इस बीच अपनी वार्ता को थोड़ा विराम देता हूं और जैसा कि कार्यक्रम है, ममता किरण जी से अनुरोध है, यदि मेरी आवाज सुन पा रही हैं, वे दृश्यमान हैं, उनका स्वागत। मैं चाहूंगा कि अपने गजल संग्रह से, आंगन का सजर से वे कुछ गजलें अपनी यहां पर सुनाएं। उनका स्वागत और अभिनंदन और अपने मित्रों से अनुरोध कि ममता किरण जी को सुना जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओम निश्चल जी। और सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे शब्द दिए, और उसके बाद अपने मायके के परिवार का, ससुराल के परिवार का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चूंकि तकनीक के माध्यम से हो रहा है और ये तकनीक कभी गड़बड़ कर देती है, तो बहरहाल मैं मृदुला सतीश टंडन जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जो कि बहुत काम करती हैं। एक तरफ समाज सेवा का काम करती हैं, दूसरी तरफ साहित्यिक और सांस्कृतिक जश्न हिंद के माध्यम से भी कितने सारे कार्यक्रम वो कर रही हैं। और उन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मेरा जो गजल संग्रह इस काल में आया उसका ये जो आप इतने लोगों तक पहुंच सके, तो उन्होंने आज ये अवसर मुहैया कराया मुझे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जश्न हिंद के पेज के माध्यम से इस किताब का डिजिटल लोकार्पण संभव कराया और आप सबको, इतने लोगों को यहाँ पर जोड़ा है। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सीमाब सुल्तानपुरी जी का, जो कि हल्के जश्न गाने के अदब के माध्यम से पिछले कितने वर्षों से, दशकों से वो उर्दू की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने इन गजलों पर अपना मार्गदर्शन भी दिया और लिखा भी। और राजेश का अदा करती हूँ, उन्होंने भी में गजल में आई और उन्होंने भी इन गजल टिप्पणी लिखी और आभार व्यक्त करती हूँ। और बाद
एकेडमी के जो सचिव हैं डॉक्टर अकील अहमद जी, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे कई बार अवसर प्रदान किया कि मैं वहां पर पिछले 10 वर्षों से तो मैं शायद लगातार वहां हर वर्ष अपनी गजल पढ़ती हूँ, जो तरही मुशायरा होता है, तो वो गजलें भी इस संग्रह में शामिल हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अब कुछ गजलें मैं सुनाती हूँ। बहुत संक्षिप्त सा काव्य पाठ करूंगी क्योंकि गजलें तो हो गई जो भी मैं लिख पाई, लेकिन यहाँ पर जो विद्वान लोग जो बोलेंगे वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे आगे के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और आगे के लिए मुझे रास्ता मिलेगा। तो मैं एक संक्षिप्त सा काव्य पाठ करती हूँ यहाँ पर, सुनिएगा। आजकल का जो घरों की जो हालत है, तो वहां से ये पढ़ती हूँ। मतला इस गजल का कि घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, कि घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, घर के रिश्तों में मोहब्बत की वो तासीर नहीं। शेर सुनिएगा। आज एक और दिवस भी है, आज करगिल जो हमारे जवानों ने जो विजय प्राप्त की वो दिवस भी है, तो उनको भी नमन करती हूँ शहीदों को अपने, कि जैसे भारत का शहीदों ने था देखा सपना, कि जैसे भारत का शहीदों ने था देखा सपना, ये जो भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं। और शेर सुनिएगा कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताजीर नहीं। और दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं जहां में रावण, कि दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं जहां में रावण, राम के हाथ में लगता है कोई तीर नहीं। और ये शेर भी सुन लीजिए जी। तो शेर पढ़ती हूँ कि बीच में फोन भी आ गया तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता है, लेकिन ये सब आपको बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये डिजिटल माध्यम से है, तो कुछ उसके फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो बहरहाल कि कितने दिन राज करोगे जो इसे बांटोगे, मुल्क सबका है कोई आपकी जागीर नहीं, कि मुल्क सबका है कोई आपकी जागीर नहीं। और दिल के आईने में दिखता है उसी का चेहरा, कि दिल के आईने में दिखता है उसी का चेहरा, कैसे कह दूं कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं, कि कैसे कह दूं कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं। और एक दो गजलें और पढ़ती हूँ और ये भी सुन लीजिए कि मतलब इसका यूं है कि तालीम के हुसूल पे सबकी निगाह हो, कि तालीम के हुसूल पे सबकी निगाह हो, शिक्षा के मंदिरों में सियासत गुनाह हो। और सदियां लगी हैं पहुंचे हैं जो इस विकास तक, कि सदियां लगी हैं पहुंचे हैं जो इस विकास तक, बारूद से न खेल कि दुनिया तबाह हो, कि बारूद से न खेल कि दुनिया तबाह हो। और कुर्सी पे फिर न बैठने देंगे तुम्हें अवाम, कि कुर्सी पे फिर न बैठने देंगे तुम्हें अवाम, समझो न खुद को ऐसे कि तुम बादशाह हो, कि समझो न खुद को ऐसे कि तुम बादशाह हो। और मंजिल मिलेगी तुझको मगर ध्यान ये रहे, कि मंजिल मिलेगी तुझको मगर ध्यान ये रहे, अर्जुन की भांति लक्ष्य पे तेरी निगाह हो, कि अर्जुन की भांति लक्ष्य पे तेरी निगाह हो। और ये भी शेर सुन लीजिए कि दिन प्यार का नहीं है फकत 14 फरवरी, कि दिन प्यार का नहीं है फकत 14 फरवरी, दिन प्यार के सभी है अगर दिल में चाह हो, कि दिन प्यार के सभी है अगर दिल में चाह हो। और ये इस गजल का अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि या रब मेरी गजल को वो तासीर हो अता, कि या रब मेरी गजल को वो तासीर हो अता, हर एक जुबा पे सुन के जिसे वाह वाह हो, कि हर एक जुबा पे सुन के जिसे वाह वाह हो। और अब एक गजल के कुछ और शेर पढ़ती हूँ और वो भी सुन लीजिएगा। गालिब के बिस्तर पर ये गजल है और गालिब ने अपने समय पर अपनी बात कही और मैं उनकी मिस्र से उस मतले की शुरुआत करते हुए अपने समय की बात कहती हूँ, सुनिएगा कि हमें दुनिया से गर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, कि हमें दुनिया से गर पाई भी फुर्सत सर उठाने की, तो फिर कोशिश करेंगे हम भी कुछ कुछ मुस्कुराने की। आजकल का जो हालात है कि तो फिर कोशिश करेंगे हम भी कुछ कुछ मुस्कुराने की।
और बशर के बीच पहले भेद करते हैं सियासतदां, कि बशर के बीच पहले भेद करते हैं सियासतदां, जरूरत फिर जताते हैं किसी कौमी तराने की। और ये शेर सुनिएगा कि फिर शहीदों को नमन करती हूँ कि वतन की नींव में शामिल है मिट्टी जिन शहीदों की, कि वतन की नींव में शामिल है मिट्टी जिन शहीदों की, कभी तुम भूल मत करना, कि कभी तुम भूल मत करना उन्हें ही भूल जाने की। और ये शेर भी सुनिए कि नगर में जब से बच्चे रह गए और गांव में दादी, कि नगर में जब से बच्चे रह गए और गांव में दादी, लगाए कौन फिर आवाज परियों को बुलाने की, कि लगाए कौन फिर आवाज परियों को बुलाने की। और जलाओगे दिए तूफान में अपने हौसलों के घर, कि जलाओगे दिए तूफान में अपने हौसलों के घर, कोई आंधी नहीं कर पाएगी हिम्मत बुझाने की, कि कोई आंधी नहीं कर पाएगी हिम्मत बुझाने की। और बस ओम जी को माइक सौंपती हूँ और बस 3-4 शेर और सुनाती हूँ इस गजल के। तो मैं बस चलते चलते इस गजल के 3-4 शेर और सुनाती हूँ और इसके बाद ओम जी वापस स्क्रीन पर आएंगे। कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, कि कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। और वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते, कि ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। और हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, कि आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। और शेर सुनिएगा कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। और ये शेर सुन लीजिए कि खुशरंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, कि खुशरंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और ये एक अलग रंग का शेर और उसके बाद फिर एक और अलग रंग का शेर पढ़ के मैं अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और इस गजल का अंतिम शेर कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे, कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते, कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ओम निश्चल जी। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। इस तरह जीवन के बड़े सोपान को, जीवन के बड़े परिदृश्य को अपनी गजलों में ढालने वाली ममता जी की आपने गजलें सुनी। और अब इसके लोकार्पण की बेला है, डिजिटल लोकार्पण। आगरा में जश्न हिंद की सूत्रधार डॉक्टर मृदुला टंडन जी से गुजारिश करूंगा कि वे आंगन का सजर का जो आवरण पृष्ठ है उसे यहां पर दिग्दर्शित करें। बहुत बहुत बधाई इस लोकार्पण के लिए। पुस्तक का कवर जो है, ममता जी को बहुत बहुत बधाई डिजिटल लोकार्पण के लिए। ममता जी के इस गजल संग्रह के लोकार्पण के बाद
इस कृति का कवर आप लोगों के पास पहुंचा ही होगा मेल के माध्यम से। और अमेज़न पर यह कृति शीघ्र ही विक्रय के लिए उपलब्ध होगी हमारे पाठकों के लिए। हमारा सौभाग्य है कि हिंदी कविता, हिंदी गीत और गजल के जाने माने हस्ताक्षर श्री बालस्वरूप राही जी और श्रीमती पुष्पा राही जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि ममता किरण जी की गजल यात्रा पर आशीर्वचन स्वरूप कुछ कहें। श्री बालस्वरूप राही जी और पुष्पा राही जी से संयुक्त निवेदन कि वे ममता जी की गजल पर अपने आशीर्वचन दें, अपना उद्बोधन करें। क्या इस दरमियान में मैं कुछ बोल दूं? हाँ जरूर बोलें प्लीज। हाँ, मैंने सोचा राही साहब तो शायद कुछ तकनीकी वो करेक्ट करने चले गए हैं। जी जी जी, आप प्लीज कहें। निश्चल जी, बालस्वरूप राही जी और माधव कौशिक जी, मैं सबसे पहले तो ममता जी का इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उन तमाम महानुभावों को और उन तमाम शायरों को जिनको मैं 25, 30, 40 साल से पढ़ता रहा हूँ, आज उनके बात सुनने का, उनके बात करने का मौका मुझे मिला। जब मैं स्टूडेंट था एमफिल का, तो मैंने हिंदी गजल पर उर्दू में एक किताब लिखी थी जिसमें बालस्वरूप राही जी की गजलों का मैंने जिक्र किया था। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनसे अब भी मुलाकात तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम देखने, सुनने और का मौका मिला। और आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार। दूसरी बात ये कि ममता जी के बारे में जाहिर है कि इतने महानुभावों के सामने मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ममता जी का पहली बार जो मैंने शेर सुना था, मैंने एक महफिल में ममता जी का पहला एक शेर सुना और वो गालिब की जमीन में था कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। ममता जी वहां बैठी थी, लेकिन ये मिसरा मुझे इतना अच्छा लगा, गालिब की जमीन में शेर निकालना कि एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। तो मुझे लगा कि ये पहला ही शेर, जैसे कहते हैं ना कि मेरे हवास पे छा गया। और उसके बाद से ममता जी का, और दूसरी बात बार ये होता है कि अगर हम किसी का एक शेर सुन लेते हैं तो फिर उसके बाद मायूसी होती है उसकी कि वो इत्तेफाक से, यासिया गाना चंगेजी ने कहा था कि जब अच्छे शेर की शामत आती है तो वो पूरे शायर पे नाजिल हो जाता है। तो मुझे ये भी डर रहता है कि कहीं ये इमेज जो है खराब ना हो जाए। लेकिन उसके बाद मैंने ममता जी को जितनी बार सुना, और इत्तेफाक से मैं चूंकि गालिब एकेडमी भी हमेशा जाता रहा हूँ, और वहां फिर उसके बाद ममता जी की गजलें सुनी, तो मेरे लिए बहुत, यानी मैं प्रभावित हुआ कि उन्होंने गालिब की जमीन में अच्छी गजलें निकाली। खूबी इनकी शायरी की जो मैं ये समझता हूँ कि दरअसल एक तो ये उम्मीद की शायरी है। ये जो पूरा आंगन में शजर है, मैंने इसे 2-3 बार पढ़ा, हालांकि इसमें 75 गजलें हैं। और अजीब बात यह है कि फैज साहब के टोटल कलाम में, जो कुल कलाम है उनका, उसमें 75 गजलें हैं, और ममता जी के दूसरे कलाम में 75 गजलें हैं। और इसमें मुझे आस्था की, उम्मीद की, नदी की, शजर की, चिड़ियों की शायरी नजर आई। और असल में एक इकबाल का बहुत शेर है, जरा मुश्किल सा है, वो मैं सुनाता हूँ कि अगर न सहल हो तुझ पर जमी के हंगामे, बुरी है मस्ती अंदेशा हाय अफला की। यानी अगर तू जमीन के हंगामे नहीं समझता है, जमीन के मसाइल नहीं समझता, जमीन की समस्याओं से वाकिफ नहीं है, तो आसमान की बातें करने पर जो शायरी होती है वो शायरी अपना हक अदा करने से महरूम रह जाती है। और ये हमारे गजल उर्दू वालों ने भी और बहुत सारे हिंदी वालों ने भी इस राज को नहीं समझा कि अगर हम गजल को आम आदमी की जबान में करेंगे तो वो गजल ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो जाएगी। जब मीर तकी मीर लखनऊ पहुंचे तो उनसे किसी ने, कुछ लखनऊ के लोग उनसे गजल सुनने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा आप हमारी गजल नहीं समझ सकते। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं समझ सकते, हम सादी को, हाफिज को, फारसी की तमाम गजलें समझते तो आपकी क्यों नहीं समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी शायरी के लिए तो डिक्शनरीज मौजूद हैं, शब्दकोश मौजूद है, और मेरे लिए तो दिल्ली के अवाम की सनद है, यानी जो अवामी जबान है मैं तो उसकी शायरी करता हूँ। मीर ने कहा भी था कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। तो ममता जी की जबान में
जो मुझे एक आम वो नजर आया कि इसमें हिंदी उर्दू नहीं बल्कि इसे हिंदुस्तानी की शायरी मैं कहता हूँ। अब इस किताब का नाम आंगन में शजर, बहुत आसानी से आंगन में वृक्ष भी हो सकता था, आंगन में, लेकिन उन्होंने आंगन में शजर रखा। अच्छा, शजर के सिंबल में भी मुझे बड़ी मानवीयत नजर आती है। ये हमारे घर के बुजुर्गों का भी शजर हो सकता है, हमारे रहनुमाओं का भी शजर हो सकता है, इसे गालिब और तुलसीदास का भी हम सिंबल मान सकते हैं, जिनके साए में हम लोग शायरी सुनते हैं और पढ़ते हैं। अभी ओम साहब ने जिक्र किया कि दुष्यंत के एक मेरे ख्याल से नॉवेल का आंगन में तन्हा वृक्ष उसका एक नॉवेल था, और मैं ये बात भी बड़े फख्र से शेयर करता हूं, आंगन में एक वृक्ष, आंगन में एक वृक्ष। मेरे दुष्यंत जी, असल में मैं दुष्यंत जी का हमवतन हूँ और बहुत करीबी मेरे उनसे, मेरे यानी करीब का रहने वाला हूँ, तो शायद जो थोड़ा बहुत गजल का सेंस है मुझे, उसकी वजह भी यही है कि मैं दुष्यंत जी का हमवतन हूँ। और उनके साए में वृक्ष नहीं बल्कि उनके बहुत सारे अशार में भी पेड़ों का जिक्र है, गुलमोहर का जिक्र है। तो मैं ममता जी को पहली बार से जब मैंने उन्हें पढ़ा और सुना और उसके बाद जितना भी मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि ममता जी ने वो शायरी की है जो घर आंगन की शायरी है। उसमें अब आप देखिए, उसमें करगिल भी नजर आता है, इसमें शहीद भी नजर आते हैं, उसमें हमारे नेताओं का जिक्र भी नजर आता है, और बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। अब ये बहुत सारे हमारे जो हिंदी के लोग हैं वो मेरा और मेरा में फर्क नहीं करते। ये ममता जी ने इसमें मेरा बाकायदा उसमें मेरा लिख के ब्रैकेट में मेरा लिखा है, जिससे शेर बहर बिल्कुल वाजे हो गई है। और दूसरा, एक बंद घर को खोल कर देखा जो उसने, एक टुकड़ा धूप आई खिड़कियों से। अब एक टुकड़ा धूप और बंद खिड़कियों को खोलना, ये भी कि हम अपने जहन के दरवाजे खोलें, अपने जो हमने बंद कर रखे हैं, हमने अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारा जहन बंद है, हम उसे खोल के देखें। और एक मसाइल जो बड़ा मसला आज के ज़माने में है वो ये है कि शहरों की तरफ जो आजकल माइग्रेशन हो रहा है, ममता जी ने उस छोटे से मसले को भी, देखिए बहुत सारे शेर हैं कि जब भूख मुझको शहर के रस्तों पे ले चली, गांव की एक मुंडेर को सदमा बहुत हुआ, और या दूसरा कि शहर में आके भूल गए हम शायद गांव के लोग मिले थे वो गिला करते थे। और ममता जी कहती हैं कि बहुत से ख्वाब लेकर शहर में आया था वो एक दिन, मगर दो वक्त की रोटी बमुश्किल में जुटा। तो ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें रोज नजर आते हैं सामने। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तमाम गाँव से आने वाले लोग, लेकिन वो बेचारे 2-2 फीट की झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं, उनका जिक्र ना हमारे साहित्य में होता ना हमारी गजल में होता है। ममता जी ने ऐसे मसाइल पे भी रोशनी डाली है। दूसरा, मुझे जो कई गजलें हैं इसमें आंगन में शजर में जो गालिब की जमीन में है, मैंने उन सब गजलों को खास तौर से देखा। तो एक तो मैंने ये कहा कि इनकी उम्मीद की शायरी नजर आती, आशा की शायरी है। दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे है, मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। उन्हें कल के उजाले पर यकीन उनकी हर गजल में, हर शायरी में झलकता है। उसमें गम, नाउमीदी, मायूसी मुझे कहीं नजर नहीं आई। और कुछ ऐसी बातें जो आज यानी नई तहजीब में हमारे घरों में ऐसी चीजें आ गई हैं। एक छोटे से मसले पे उन्होंने वो किया कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो एक बहैसियत माँ के कहीं वो नजर आती हैं। कभी एक छोटी बच्ची नजर आती है कि अपने बचपन का सफर याद आया, मुझको परियों का नगर याद आया। आज ये सारी चीजें जो हैं, हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगा कि अब जैसे तहजीबों की जन्मदात्री, बांटे शिष्टाचार है नदियाँ। मैंने नदियों पर बहुत सारे शेर उर्दू में है कि नदी की रवानी पे है, नदी का महबूबा से भी तस्वीर नदी पे। लेकिन यह है कि हमारी पूरी जिंदगी आर्यंस के आने से आज तक नदियों के किनारे हमारी सारी तहजीबों ने जन्म लिया है। ममता जी की नजर ये उस बात पर भी गई है कि तहजीबों की जन्मदात्री, बांटे शिष्टाचार है नदियाँ। और मैं गालिब की जमीन का जिक्र कर रहा था कि ऐसे रिश्ते भी हैं कुछ जिनको निभाए ना बने, अपना दामन भी छुड़ाए तो छुड़ाए ना बने। ये वाकई बड़ी जिंदगी की हकीकत है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम उनसे कायम करना चाहते हैं, वो रिश्ते कायम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्तों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं और वो भी जिंदगी में मुमकिन नहीं हो पाता। गालिब ने तो ऐसा कहा था कि क्या बड़े बात की जब बात बनाए ना बने, लेकिन ममता जी ने कहा कि अपना दामन भी छुड़ाए तो छुड़ाए ना बने। तो मैं इसे बहुत सारी अपनी बात मुख्तसर करना चाहूंगा, लेकिन ये कि जब मिलूं उससे तो गम की दास्तां कोई ना हो, सामने मेरे खुदा हो दरमिया कोई ना हो। यानी रिश्तों के बीच में
खुदा को लाना और उसमें जो रिश्ते का तकद्दुस पाकीज़गी है उसकी तरफ इशारा है। तो मैं बार बार इसमें मैंने ये महसूस किया है कि ये रिश्तों की और हमारे जो जिंदगी के आज के मसाइल की शायरी है। और मैंने कल ही इनसे दरख्वास्त की थी कि जो डिजिटल इनका रिलीज हुआ है किताब का, ये माना नहीं जाएगा जब किताब बाकायदा हम लोग यानी इस लॉकडाउन से निकलेंगे तो इसका बाकायदा स्टेज पे इजरा होना चाहिए, तब मैं और उस पर तफसील से बोलूंगा। तो अभी ऐसा हुआ था कि जब सज्जाद ज़हीर और फैज साहब जेल में थे तो वहाँ फैज साहब ने एक पतली सी किताब दस्ते सबा लिखी थी। तो सज्जाद ज़हीर ने लिखा था कि बहुत दिनों के बाद जब लोग हमारे जेल की यात्रा को भूल जाएंगे, रावलपिंडी के केस को भूल जाएंगे, तो ये वक्त हमें दस्ते सबा के लिए याद रहेगा। तो हम जब ये लॉकडाउन की तलखियां भूल जाएंगे, ये 3 महीने से हम घरों में सब हाउस अरेस्ट हैं, वो भूल जाएंगे, तो हमें ये वक्त इस किताब की आंगन में शजर की वजह से हमेशा याद रहेगा और उसकी सारी तलखी हम भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत किताब इस जमाने में हमारे सामने आई। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और एक बार फिर सारे अपने आदरणीय मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे उनका समय मिला, मेरी बात सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। आपने इतनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर वो अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद। अभी प्रोफेसर खालिद अलवी साहब जो कि उर्दू शायरी के भंडार हैं, उनकी स्मृति कोश में ऐसे लाखों अशार और गजलें हैं। मैं जानता हूं कि उर्दू गजल के बड़े क्लोज रीडर हैं, उसके अनुशीलक हैं, विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, और उनसे जो है वो अदब को काफी एक संरक्षण सा मिलता है। ममता किरण जी की गजलों पर मुझे जो बोलना है, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत ही संक्षेप में बात रखूं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा खुदा है जिसने हमें कुछ जो सांस बख्शी है, उसमें कुछ सार्थक वाक्य बोले जा सकें जिनके प्रतिबिंब टूटे नहीं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कुछ कम लफ्जों में, इस पर बाद में लिख के तो मैं कहूंगा ही। तो सबसे पहली बात है कि ममता जो गालिब की जमीन की बात की है प्रोफेसर अलवी साहब ने, और जाहिर है कि वे उर्दू गजल के बड़े क्लोज रीडर हैं, और हिंदी गजल वालों ने भी अंततः जो परंपरा है, जो रवायत है, वो उर्दू गजल की ही है। उर्दू गजल का जो भाषिक आचरण है, जो हिंदी में संभव हो सकता कि हिंदुस्तानी शायरी है, जैसे कहते हैं कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी, तो ये अपनी बोली है, आम आदमी की बोली है। और मुझे नहीं लगता कि कोई अल्फाज, कोई शब्द, कोई ऐसी चीज ममता किरण जी ने यहां रखी है जिससे कि एक आम आदमी भी जीवन के फलसफे को अगर सुनना और समझना चाहे तो ममता किरण जी की जबान में, इस आसान जबान वाली शायरी में समझ सकता है। जहां तक क्या है इन गजलों में, तो गजलों में जो इसका फॉर्म है वो तो जाहिर है कि जो हमारी गजलों का फॉर्म है, जिसने जितने बेहतरीन काफिये रदीफ हो सकते हैं वो इस गजल में है। जितना जो कंटेंट है हमारे जीवन का, हमारे संसार का और हमारी समुची गतिविधियों का, उसका पूरा वस्तुनिष्ठ संसार यहां पर उपस्थित है। शायरी अपने आप में एक आत्मा का अवलोकन है। शायरी कोई बहुत स्थूल दर्शन नहीं है कि स्थूलता का जो अंकन है, फोटोग्राफिक इमेजरी नहीं है, ये संवेदनात्मक इमेजरी है। एक दृश्य को देखने के बाद जो संवेदना में जो परिघटित होता है, उसके प्रतिबिंब शायरी में पड़ते हैं, और वे बिल्कुल सूक्तियों की तरह, सीख की तरह, किसी दृश्य के एक ऐसे रचनात्मक यथार्थ की तरह प्रकट होते हैं। तो मैं देखता हूं कि जब ममता जी यथार्थ की ओर लौटती हैं तो वे लिखती हैं कि मैं हकीकत हूं कोई ख्वाब नहीं, इतना कहना है बस जमाने से। इसका यह मतलब है कि हकीकत की ओर लौटना रचनात्मक स्वभाव में होना चाहिए किसी भी लेखक के, किसी भी शायर के। जहां तक मैंने इनकी शायरी सुनी है मंचों पर, एक गजल का अशार बहुत पसंद किया जाता है कि फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। तो ये जो चिट्ठियों का संसार है, जो इस समय केवल शेयर सर्टिफिकेट्स आते हैं, वो पत्रों का संसार जैसे विलुप्त हो गया है। ईमेल में सब चीजें दर्ज हो रही हैं, इंटरनेट से सब चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं। ऐसे समय में एक ऐसी परंपरा को स्मरण करना
कि फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। एक अतीत का ये विहंगावलोकन है। और आप देखिए कि नए बच्चों को जो सीख देता है एक शायर, ऐसा भी वे करती हैं कि बेटे मैं तेरी मां हूं, जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। ये जो शायरी के माध्यम से नए जमाने, नई पीढ़ी को सीख देने की कोशिश है, ये उन्होंने फिल्म स्टार ने, युवा फिल्म स्टार ने आत्महत्या की, कथित रूप से आत्महत्या, और उस आत्महत्या को लेकर, और आए दिन हमारे युवा कभी निराश होकर आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं, तो शायरी में ममता किरण जी उसे भी रखती हैं और कहती हैं कि खुदकशी करने में कोई शान है, जी के दिखला तब कहो इंसान है, और जब से चिड़िया ने बनाया घोंसला, घर मेरा तब से बहुत गुंजान है। तो एक माध्यम से जहां पर आत्महत्या की वे निंदा कर रही हैं और जीने की और जिंदा दिली को वो अहमियत दे रही हैं, वहां पर एक चिड़िया के होने से जीवन का होना वे घोषित करती हैं। अब जिसे राजेंद्र नाथ रहबर जी का और सीमाब सुल्तानपुरी का सानिध्य मिला हो, उनकी सलाहियत मिली हो जब ये कठुआ में थी कुछ दिनों के लिए, तो मुझे लगता है कि इनकी शायरी में जो चमक पैदा हुई है, इन शायरों की सानिध्य में पैदा हुई है। और जाहिर है कि इसमें योगदान भाई लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का भी रहा है, जो हिंदी गजलों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मुझे लगता है कि दो कवियों का जो सानिध्य है, ये बहुत ही शायरी की एक मिसाल भी है। अन्योनाश्रित संबंध, तो किसी को काफिया नहीं सूझ रहा है तो किसी को रदीफ नहीं सूझ रहा है, और दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। शायरी को ये मदद देने का काम भी होता है जब दंपति में ये भाव हो, शायराना भाव हो। तो मैं कह रहा हूं कि राजेंद्र नाथ रहबर और सीमाब सुल्तानपुरी, और जैसे कि हमारे खालिद अलवी साहब हैं या गालिब अकेडमी को इन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है, तो जाहिर है कि उस सलाहियत को ये महत्व देती हैं। और इसमें जैसे कि अब अलवी साहब ने कहा कि 75 गजलें हैं और सब बड़ी परिपक्व गजलें हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने कहा कि कुदरत की शायर हैं, और इसको अलवी साहब ने भी कहा कि वृक्ष, आंगन, और देखिए दुष्यंत को भी इसमें जोड़ा कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो आंगन का सजर जो है, हमारे यहाँ कहा गया कि बाबा निबिया के पेड़ जिन काटिया, निबिया चिड़ैया बसेर। तो ये सजर जो है, ये एक तरह से जीवन का प्रतिरूप है, हमारी सभ्यता का प्रतिरूप है। भूमंडलीकरण भी इनके यहाँ है। एक शेर है कि भूमंडलीकरण ने बनाए बहुत अमीर, लेकिन गरीब लोगों की दुनिया बिखर गई। एक शेर में भूमंडलीकरण का प्रतिफल इन्होंने दे दिया कि भूमंडलीकरण ने बनाए बहुत अमीर, लेकिन गरीब लोगों की दुनिया बिखर गई। और इस तरह बचपन को ये याद करती हैं, जिस पर कि जो मैंने पहले ही शेर पढ़ा था कि अपने बचपन का सफर याद आया, मुझको परियों का नगर याद आया, जिसकी छाया से सभी खुश थे किरण, जिसकी छाया में सभी खुश थे किरण, घर के आंगन का सजर याद आया। बेहतरीन शायरी है। और सानिध्य, जीवन में सानिध्य की क्या अहमियत है। मैंने कहा कि जीवन का जो विस्तार है, महाविस्तार है, उनकी शायरी में आकार लेता है। खूबसूरत बहुत सफर होता, साथ एक हम सफर अगर होता, ये चाहत है। और सिर्फ दीवारें घर नहीं होती, जाहिर है कि ये अनुभव है, सिर्फ दीवारें घर नहीं होती, काश सचमुच का एक घर होता। ये ख्वाहिश है एक कवि की, एक घर बनाने की ख्वाहिश एक कवि कह सकता है। और जो कुदरत की बात करती है, जैसा कि हमने देखा कि सजर, नदी, उजाले, रोशनी, और ये चेतना है, ये चैतन्य उनके भीतर है। इसलिए कहती हैं कि जीवन का आधार है नदिया। बहुत ही आसान बहर है। जीवन का आधार है नदिया, सपनों का संसार है नदिया, और तहजीबों की जन्मदात्री, बांटे शिष्टाचार है नदिया। अब देखिए कहा तहजीब उर्दू का या उस कुल गोत्र का शब्द है, और जन्मदात्री हिंदी का एक तत्सम और उसको जो एक वर्ण संकरता है, दो प्रकृति के, दो कुलगोत्रों के शब्दों को मिलाकर शायरी करना, तो हमने बहुत तत्सम में शायरी अपने हिंदी के शायर शिवम अंबर के यहां देखी है। लेकिन यहां पर ये फ्यूजन ये संभव कर पा रही हैं। चीन से जंग चल रही है इन दिनों। एक शेर मुझे लगा कि वो चीन के लिए जैसे लिखा गया हो,
कि भले दुश्मन हमें आघात देंगे, भरोसा है उन्हें हम मात देंगे। और फिर अंत में ये जो मौसम है बादल का और बारिश का, ये बादल छा रहे हैं आसमां पर, धरा को प्यार की सौगात देंगे, भले दुश्मन हमें आघात देंगे, भरोसा है उन्हें हम मात देंगे। ये इस तरह का भरोसा इनके भीतर है। और एक सीख तो समझिए कि एक कवि की काव्यम यशसे अर्थ विदेशी वेतर शतय, कल्याणकारी कामना लोक मंगल की साधना तो कविता का हेतु है, प्रयोजन में है। खुद अंधेरा कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिटता, खुद अंधेरा कभी नहीं मिटता, लड़ना पड़ता है रोशनी के लिए, लड़ना पड़ता है रोशनी के लिए। हमारे शिवमंबर ने कहा था कि रोशनी के नाम खत लिखना नहीं छोड़ा, गो अंधेरों की सुरंगों में पड़े हैं हम। तो और तुमसे बिछड़े तो हमने ये जाना, तुम जरूरी हो जिंदगी के लिए। क्या शेर है। और दर्द भी साथ रख नमी के लिए, बीज बोने हैं कुछ खुशी के लिए। तो बोलचाल की शायरी जो कि जब कसम दी थी भूल जाने की, क्या जरूरत थी याद आने की, और आए हो दूर से तो ठहरो भी, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। ये बोलचाल की शायरी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, सारे लोगों के यंत्र बैटरी से संचालित हैं, उनकी एक निश्चित अवधि है, उनकी सांस न खत्म हो जाए, इसलिए मैं अपनी इस वार्ता को विराम देता हूं। और मैं समझता हूं कि जीवन के अनेक छोटे बड़े प्रतिबिंब जो शायरी के माध्यम से, गजलों के माध्यम से ममता किरण जी ने यहां रखे हैं, वे किसी के भी जीवन से उनका गहरा वास्ता है। वे हमें अपने जीवन के प्रतिबिंब लगते हैं, अपनी जीवन की संवेदना लगती है और अपने जीवन का यथार्थ लगता है। मुझे लगता है कि अपने भाषाई कौशल, जो कि आम आदमी की भाषा है, उसमें इन्हें महारत है और उस तरह से इन्होंने शायरी को यहां पर रखा है। मैंने बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद देता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि राही साहब दृश्य में है, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो राही साहब के आशीर्वचन के लिए, श्रीमती पुष्पा राही जी के आशीर्वचन के लिए मैं विनय पूर्वक उनसे निवेदन करता हूं कि ममता जी को वे आशीष दें, अपना उद्बोधन। राही जी। तो भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ममता जी बिल्कुल आ रही है जी। आवाज आ रही है? आ रही है आप बोलिए। चलिए बधाई हो। बधाई हो, आवाज आ रही है। बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरी आवाज तो इतनी तेज थी कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाती थी, लेकिन ये माध्यम जो है मेरी आवाज को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सबसे पहले जहाँ से मैं शुरू कर रही थी वो बीच में बिगड़ गया खेल, क्योंकि ममता की गजलें जब मैंने सुनती आ रही हूँ, बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ, लेकिन इस समय जो उसने गजलें पढ़ी तो सबसे बड़ी बात जो मुझे नजर आई उसमें ये कि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, इतना अधिक विश्वास है कि भाई कोई आ जाओ सामने, अपनी अपनी गजलें लेके, देख लूंगी मैं क्या कर लोगे। ये जो एक हिम्मत है ना इसमें, ममता में। दूसरी बात ये है कि हिंदी की कोई भी ऐसी कवित्री जो है आज तक मैंने नहीं देखी जो मुशायरों में जाके लोगों को मजा चखा दे। मुशायरे में पहुंच के और अपनी गजलों से प्रभावित करना शायरों को, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि जो है ये इसने अपनी मेहनत से कमाई है। ममता को मैं बहुत शुरू से जानती रही हूँ, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है इसने इस क्षेत्र में आने की और अपनी जगह बनाने की। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उसको बहुत ज्यादा बधाई देती हूँ कि इस किताब के साथ वो आई। और दोनों जगह पर हंगामा हो रहा है, हिंदी गजलों में भी हंगामा हो रहा है और जो शायर हैं उनकी गजलों में भी हंगामा हो रहा है। तो इस हंगामे के लिए ममता को बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी दो पंक्तियां जो हैं उनसे शुरू करूंगी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। वैसे तो लेक्चरर रही हूँ ना, तो बोलना शुरू कर दूं तो 1 घंटे का तो मेरा ही पीरियड हो जाता था। लेकिन ऐसा है कि कुछ लाइनें मैंने लिखी थी जो इस समय मैं ममता को समर्पित करना चाहती हूँ। वो ये है कि औरतें कुछ अलग मिट्टी की बनी हैं,
औरतें कुछ अलग मिट्टी की बनी है, कोयलों के बीच हीरे की कनी है, और काबिले तारीफ तो वे हैं हमेशा, काबिले तारीफ तो वे हैं हमेशा, बैंक खातों के बिना भी वे धनी हैं। क्या बात है। ये मुझे पता बहुत है कि बैंक खाता ना तो ममता के पास बड़ा है और ना वाजपेयी जी के पास बड़ा है, लेकिन दोनों जो हैं वो बहुत ही बड़े हैं इस मामले में कि कोई इनके साथ प्रतियोगिता करने वाला मुझे दिखाई दे नहीं रहा, और ममता से तो खास तौर से, क्योंकि जितनी विशेषताएं इसमें हैं, खास तौर से संचालिका के रूप में अगर देख लो तो वहां पे ये गजब ढा देती है, और पढ़ने के मामले में जो इसका रेसिटेशन है उसको देख लो तो कैसा भी शेर क्यों ना हो, चाहे हो सकता है उसमें ना ज्यादा दम हो, लेकिन भर देती है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो इस तरह से ममता का ये सब मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात जो इस संदर्भ में मुझको कहनी है वो ये कि थोड़े दिन पहले मैंने इस तरह की बड़ी बहस सुनी थी कि औरतों के लिखने में और पुरुषों के लिखने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं इस बात को ज्यादा नहीं मानती। मैं ये कहती हूँ कि एक स्त्री के द्वारा, एक औरत के द्वारा लिखी गई जो किताब है और एक पुरुष के द्वारा लिखी गई किताब में फर्क होता है, और फर्क होना भी चाहिए। अगर नहीं होता है तो उससे उसका ज्यादा महत्व बढ़ता नहीं है। ममता की किताब मेरे पास जब आई और मैंने उसको देखा तो मुझे ये लगा कि इसमें जो स्त्री का स्त्रीत्व है वो इसमें दिखाई दे रहा है। यानी वो कविता ही क्या जिसमें कि आपको घर नजर ना आए। वैसे घर में तो पुरुष भी रहते हैं, लेकिन उसमें वो ममता वाली बात नहीं हो सकती। तो एक तो नाम ही इसका बड़ा मजेदार है ना, ममता भी है और किरण भी है। ममता ही काफी है अपने आप में, लेकिन उसके साथ किरण को और जोड़ दिया इसने, तो रोशनी जो है वो भी उस ममता में भरी हुई है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जो पुरुष है वो मुकाबला हम लोगों के कर नहीं सकते, क्योंकि जो काम हम करते हैं ना, जो स्त्रियां जो काम करती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। जैसे मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी जो परवरिश है या उसको गोद में लेना, उसके साथ जो दुलार है, ये ठीक है पिता भी बहुत गर्मी के साथ कर सकता है, लेकिन वो चीज पैदा नहीं हो सकती चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। वो जो एक ममत्व है वो हम लोगों की पूंजी है, और उसको पुरुष जो है वो छीन नहीं सकते आसानी से। तो इसलिए ये जो स्त्रियों के द्वारा लिखी जाने वाली कविताएं होती हैं वो अलग तरह की होती हैं और दूसरी अलग होती हैं। उनमें तो ममता जो है, ममता रोम रोम में बसी हुई होती है। और मुझे इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यही नजर आती है कि इसमें इसके शब्द शब्द में जो है वो ममता मुझको नजर आती है। जो ही मैंने ये किताब पढ़ी, सबसे पहले मेरे ही हाथ में किताब आती है, तो मैंने 4 लाइनें लिख के पहले ही इसको भिजवा दिया था व्हाट्सएप पर। इससे पहले शायद किसी ने इसकी किताब के बारे में नहीं कहा। तो मैंने ये लिखा, प्रिय ममता, तुम्हें पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते पढ़ती चली गई, तुम्हें पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते पढ़ती चली गई, एक नहीं दो नहीं हजारों बातें मिली नई, एक नहीं दो नहीं हजारों बातें मिली नई, गजलें नहीं किरण, इसमें दिल लिखा है तुमने, गजलें नहीं किरण, इनमें दिल लिखा है तुमने, वाह वाह फिर वाह वाह फिर वाह वाह भाई। तो ये 4 पंक्तियां मैंने इसको लिखकर भेजी थी और इसको बहुत पसंद भी आई थी, और इसीलिए इसने इस कार्यक्रम में मुझको शामिल किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि नहीं राही जी जो है वही आ जाते हैं और पुष्पा जी को कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन मैंने जबरदस्ती जो है, मैंने कहा ममता की किताब पर तो मैं जरूर बोलूंगी।
तो इसलिए ये लाइनें जो है मुझे लगता है आपको भी पसंद आई होंगी। और लास्ट में जो वाह वाह लिखा है ना, तो इसकी गजल का एक शेर अभी सुना भी रही थी, जिसमें ये कह रही थी कि अगर मैं शेर कहती हूँ तो उसमें वाह वाह जरूर होनी चाहिए। तो मैंने तो भैया 3 बार वाह 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 कर दी है, तो इससे जितनी बार कहो उतनी बार और कर देती हूँ। मेरे लिए तो ये किताब बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार है। अब ज्यादा तो मैं इतना टाइम किसी के पास नहीं है और मुझे बोलने भी नहीं देंगे लोग, लेकिन जो शेर मुझे इसके पसंद आए ना, वो थोड़े से मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। देखो, ये जो माँ वाला एलिमेंट है ना, ये इस किताब में बहुत है। और ऐसा है कि कुछ मेरी कविताओं में भी इस तरह की चीजें काफी मिलती रही हैं। बच्चों के साथ माँ का जो संबंध है वो बहुत अच्छा होता है, और जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब तो सब कहने में आ जाते हैं, लेकिन जरा से बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके नखरे जो है वो अलग हो जाते हैं। तो ममता का ये शेर मुझको बड़ा अच्छा लगा, बेटे मैं तेरी माँ हूं जरा बोल अदब से, बेटे मैं तेरी, बेटी नहीं कहा इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा कहा, बेटे मैं तेरी माँ हूं जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। ये जो लाइनें हैं इसे कहते चुभ जाती है दिल में। कई बार होता है ना, बच्चे जो है थोड़े बड़े होने के बाद जो है वो उसमें आ जाते हैं, तो ये शेर मुझे बहुत पसंद है। दूसरा ये है कि नए जमाने की लड़कियों तुम पर परंपरा का भी ध्यान रखना। आजकल तो आप देखेंगे कि तमाशा हो रहा है, लड़कियां जो है लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। तो नए जमाने की लड़कियों तुम परंपरा का भी ध्यान रखना, संभालो तहजीब की विरासत जो हाथ से अब फिसल रही है। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, अगर समझदार लड़कियां हैं तो उनको इन लाइनों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे मजेदार जो लगा वो बहुत बढ़िया है, वो ये है कि जब भी रिजल्ट आता है ना तो कहते हैं लड़कियां लड़कों से आगे, समझे, और लड़कियां पीट रही हैं लड़कों को, समझे। अब जब पीट रही हैं तो नौकरियों में भी पीट देती हैं, वहां भी आगे बढ़ जाती हैं और खूब अच्छा कमाती हैं, समझे। तो ममता की दिमाग में जो बात आई वो बड़ी मजेदार है। वो ये चाहे तो ठीक है भाई, शादी ब्याह तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे कितना ही पढ़ लिख जाओ, लेकिन घर तो चलाना, गृहस्थी तो बसानी पड़ेगी ना। तो ये शेर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा कि बेटियां अगर ज्यादा पढ़ जाएं, बेटियां अगर ज्यादा पढ़ जाए उनके अनुकूल वर नहीं मिलता, समझे। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और ये समस्या जो है ये इतने अंदर से निकली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर घर में आपको इस तरह की समस्या मिलेगी, मेरे घर में तो है, समझे ना। और हमें तो चाहिए बल्कि कि कुछ ऐसे वर मिल जाए जिससे हमारी लड़कियां जो हैं उनकी शादी हो जाए। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, और जिसे कहते हैं ना ईमानदारी है। सबसे बड़ी विशेषता जो ममता की किताब में है वो है उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई। अगर सच्चाई नहीं होगी कविता तो कविता किस काम की। अच्छा ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये तो घर घर की कहानी है, समझे ना, और ये भुगती हुई कहानी है। ये वाला शेर तो कमाल ही है। ममता का दिल करता है मेरे को बहुत ही उसके शब्दों को चूम लूं। क्या कहती है कि जिसकी गलती है उसे तो कोई कुछ कहता नहीं, जिसकी गलती है उसको तो कोई कुछ कहता नहीं, हर कोई आ के बस मुझको ही क्यों समझाए है। ये तो भुगतते हैं ना, हाँ ये भुगतते हैं, ये भुगतते हैं इस तरह की मिलती है। अच्छा, और ये शेर अच्छा लगा, होता उसका पिता अमीर अगर, होता उसका पिता अमीर अगर उसके हिस्से में अच्छा वर होता, उसके हिस्से में अच्छा वर होता, समझे ना। तो ये तो घर की बातें हैं, लेकिन ममता ने मेरी रिपीट कर रही है मेरी आवाज।
लेकिन यही सिर्फ घर का ही विषय हो या बच्चे ही हो ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें जो और लोग यहाँ पे बता रहे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, बस सिर्फ एक शेर जो है वो मैं सुनाना चाहती हूँ और उससे मुझे प्रमाणित कर दूंगी कि व्यवस्था जो है उसके विरुद्ध जो ममता ने कहा है वो इन 2 लाइनों में आ जाता है, उससे आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कि लाशों के बदले बांट दिए कुछ मुआवजे, ये जो लाइनें लिखी है ना इसने, ये चमत्कारी लाइनें हैं। आप ये देखिए, जगह जगह घटित हो रही है ये लाइनें। लाशों के बदले बांट दिए कुछ मुआवजे, यूं जिम्मेदारियों से हुकूमत बदल गई। कमाल का शेर है। मतलब इसके बाद व्यवस्था पर कितने व्यंग कस लो, इससे बड़ा व्यंग और कोई किया नहीं जा सकता। तो भैया मैं तो इसकी किताब पर बड़ी प्रसन्न हूँ। आंगन का शजर, अब ये तो भैया क्योंकि मुशायरों में जाने लग गई तो उर्दू को घुसा देती है अपनी कविताओं में, और शब्द भी इसको आते हैं, इतनी उर्दू मुझे तो आती नहीं है। लेकिन शजर शब्द का अर्थ जो है, मैंने इसी की किताब से मुझको पता चला कि शजर का मतलब वृक्ष होता है। तो पेड़ पौधे भी इसको भैया बड़े अच्छे लगते हैं, चिड़िया विड़िया तो उड़ाती रहती है ये। और मेरे तो ये कह रहे थे कि वाजपेयी जी अगर आप नहीं बोले ना इसकी किताब पर तो ये ममता तुम्हारी चिड़िया उड़ा देगी। तो अब या तो वाजपेयी जी को बुलाइए, नहीं तो ममता जो है चिड़िया उड़ाने के लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद, और ज्यादा लिखो, और लोगों को जो है, और लोगों को ईर्ष्या करने के लिए, ईर्ष्या करें लोग कि ममता ने ऐसा लिख दिया कि अब हम नहीं लिख सकते, समझे। लेकिन मैं नहीं, मेरे को मत कहना भैया, देखो मैं जैसी हूँ मेरे को रहने देना। बहुत ही अच्छी किताब है और मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद, बहुत शाबाशी। अब राही जी को कहती हूँ, ये बोले जरा, ये बताए ममता के बारे में। बीच में कनेक्शन जरा ढीला पड़ गया था, तो ऐसा ही है आजकल के ज़माने में, मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी कनेक्शन ढीला पड़ जाता है। तो ये तो फिर भी मशीन है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे मुखातिब होने की स्थिति में आ गया हूँ। देखिए, जब जहाँ तक गज़ल का सवाल है, जब हम लोगों ने गज़ल लिखना शुरू किया उस समय में गज़ल लिखना हिंदी वालों के लिए पाप समझा जाता, कि ये गज़ल कहते हैं, ये हिंदी वाले भी नहीं है, उर्दू वाले तो खैर उन्हें स्वीकार करते ही नहीं थे। और मेरी साप्ताहिक हिंदुस्तान में गज़लें छपती थी, सरिता में गज़लें छपती थी। तो सरिता में जब वो एक गज़ल छपी तो सब उसके संपादक गण में से सीनियर एडिटर्स मेरे पास आए। मैंने उन्हें एक कविता भेजी थी, तो उन्होंने कहा राही साहब ये तो हमारे लिए छापनी मुश्किल है। मैंने क्यों? कि उर्दू वाले विरोध कर रहे हैं कि हिंदी वाला गज़ल कैसे कह सकता है, उसे क्या पता। तो हमारे पास विरोध आता है कि ये नहीं छाप सकते। तो हम एक बहुत बड़े उर्दू के शायर थे, उनका नाम था अर्श मलचानी, वो पड़ोस में रहते थे हमारे। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा अर्श साहब ये गज़ल मैंने भेजी थी सरिता में छपने के लिए, तो वो इनकार कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो अर्श साहब ने ये कहा कि उनसे ये कह दो कि अर्श साहब से बात करें, ये गज़ल छपेगी। तो छपी। तो मतलब ये है कि उर्दू में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो ये मानते थे कि हिंदी में भी गज़ल कही जा सकती है। और बड़े अच्छे अच्छे शायर हुए, बलवीर सिंह रंग बड़ी अच्छी गज़लें कहते थे। उनका एक शेर तो मैं भूल ही नहीं सकता, चल के देखें ज़रा फरिश्तों को, चल के देखें ज़रा फरिश्तों को, अब तो इंसान हो गए होंगे। देखिए, उस दौर में कही गई ये गज़ल है रंग जी की। फिर हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बाद में दुष्यंत भी आया, उसने अपने तरीके से गज़ल को आगे बढ़ाया
और गज़ल हिंदी में भी स्वीकार्य हो गई उसी रूप में जैसे कि हिंदी की कविता। अन्यथा हिंदी वाले तो विरोध करते थे। तो अब वो जो बात मैं कहना चाहता था वो पुष्पा जी कह चुकी है कि जैसे अब नाम है इनका ममता किरण, तो इनकी कविताओं में ममता भी मौजूद है और किरण भी मौजूद है, नई सुबह की रोशनी भी मौजूद है, और वात्सल्य का और पारिवारिक बोध का बहुत ही तीव्र और कुशलता पूर्वक यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा है। और मैं बहुत उसमें गद्दे में न जाके एक गजल की किताब पढ़ रहा हूँ। आज तो इतने गजल कहने वाले मौजूद हैं कि उनकी कोई इंतहा नहीं। और कवि सम्मेलनों में जहाँ मुक्त छंद लंबी कविताएं या और वीर रस की कविताएं बहुत सुनी जाती थी, आजकल गजलें जो है छा जाती हैं और सुनी जाती हैं और बहुत लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी जो आज भाग ले रहे हैं उनमें से कई लोग बहुत अच्छी गजल कहते हैं। बहुत अच्छा वो ममता जी पे बोला। तो अब मैं कुछ मतलब जिन शेरों से मैं खास तौर पे प्रभावित हुआ किताब पढ़ते समय, अब इन्होंने कहा ना शजर वाली बात और ममता वाली बात, तो वो ये शेर मुझे बहुत अच्छा उसमें लगा। बाग जैसे गूंजते हैं पक्षियों से, बाग जैसे गूंजते हैं पक्षियों से, घर मेरा वैसा चहकता बेटियों से। तो आजकल के ज़माने में जब हम बात तो बहुत करते हैं बेटियों की, लेकिन उनको वो पूरा स्थान नहीं देते। आज तक पुरुष की प्रभुता मौजूद है। मैं अखबार में अक्सर पढ़ता हूँ कि जब परीक्षा फल आते हैं कि इस बार फिर लड़की फर्स्ट आई, फिर लड़कियों ने बाजी मारी, तो मैं एक जगह बैठा था, मेरे दिमाग में पंक्तियाँ आई कि ये लड़कियों की जो अच्छी परफॉर्मेंसेस के बारे में कि वे प्रथम, ममता तुम भी सुनो लड़कियों के बारे में जो मैंने कहा, वे प्रथम आई हुई हैं, एक सच ये भी तो है, वे प्रथम आई हुई हैं, एक सच ये भी तो है, और लड़कियां छाई हुई हैं, एक सच ये भी तो है, किंतु नरसत्तात्मक दुनिया के तेवर देखकर बहुत घबराई हुई है, एक सच ये भी तो है। तो ये जो वास्तविकता है इस पर ममता के बहुत शेर हैं और बहुत इसने, लेकिन जो नारी की स्थिति है समाज में और जो उसका महत्ता है, उसकी महत्ता है समाज में, उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। ये कहता है एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, वो मैंने कहा ना कि पर पुरुष सत्तात्मक दुनिया के तेवर देखकर, एक निर्णय भी नहीं हाथ में मेरे बेटी, कोख मेरी है मगर कैसे बचा लूं तुझको। ये जो एक तीव्रता उसमें समाज की एक बहुत बड़ी विषमता है, तो वो उन्होंने कहा। तो और एक शेर मुझे ये भी बहुत अच्छा, बच्चों के बारे में जो उन्होंने कहा है, भारी बस्तों बस्ते का भी घर की बोझ, भार बस्ते का भी घर की उम्मीदों का भी बोझ बच्चे ये है इतना किस लिए न जाने। तो ये तो एक बच्चों की जो स्थिति है समाज में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सरलता होती है, एक सहजता होती है। देखिए वैसे तो ये कहा गया है कि गजल का मतलब है इश्क और माशूक की बातचीत, लेकिन आज गजल में जो सामाजिकता आ गई है उसने गजल को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे दिया है और वो विश्व में अपने पर फैला रही है। तो ये पर फैला रही है। तो परिंदे की बात करता हूँ, बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ला, बिटिया तू रसोई से जरा दाने ले आ,
इस आँख में बैठा है परिंदा मेरे आगे। तो ये परिंदा की जो बात आती है, और इसके साथ ही मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी बहुत लोगों ने कही, लेकिन मैं ये जो आधुनिक जीवन का यथार्थ है, फोन को खुशबू कहाँ से ला सकेगा, फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी मुट्ठियों चिट्ठियों से, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। तो यह जो एक यंत्रीकरण है, मैंने कई साल पहले ये कहा था कि आंकड़े उनको पढ़ेंगे बैठकर, आंकड़े उनको पढ़ेंगे बैठकर, लोग कंप्यूटर में डाले जाएंगे। तो ये जो लोगों के कंप्यूटर में डाले जाने की बात है, इस बात को ममता ने और आगे बढ़ाया है और फोन तक उसे लाई। इस तरीके से मैं, और कुछ शेर ऐसे हैं जो कि जिनमें जीवन के प्रति जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है वो स्थापित होता है। तो एक शेर सुनाऊंगा बस। खुदकुशी करने में कोई शान है, ये शेर देखिए कितना है। खुदकुशी करने में कोई शान है, जी के दिखला तब कहूँ इंसान है। खुदकुशी करने में कोई शान है, जी के दिखला तब कहूँ इंसान है। तो वो तो अपनी गजल के बारे में खुद ममता कहती है, या रब मेरी गजल को तासीर हो अता, हर एक जुबाने सुन के जिसे वाह वाह हो। तो वाह वाह इसकी गजल सुन के होगी। इसके बहुत सारे शेर हैं जिन पर वाह वाह होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो पति जो अपना वर्चस्व समझता है, पति जब तक वाह वाह ना करे पत्नी की कविता तब तक उसमें अधूरापन रह जाता है। बाकी बहुत अच्छा। से मैंने कहा भी था, मैंने कहा कि वो चिड़िया उड़ा देगी, देखना अगर तुम वाह वाह में तो देखिए वो करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल आज जो लोग बोले वो बहुत अच्छा बोले, और गजल के सामर्थ्य कभी कहीं चर्चा करे, बात करने की जरूरत पड़े, तो उसमें ममता किरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। तेजेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हमारे बीच। अभी बालस्वरूप राही जी को हम सब सुन रहे हैं। राही साहब का वक्तव्य चल रहा है क्या? तेजेंद्र जी को बुला लीजिए। जी, तेजेंद्र जी इस समय हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। लंदन से जाने माने कथाकार, कवि, गद्यकार और विभिन्न विधाओं में स्थापित हस्ताक्षर और प्रवासी साहित्य के केंद्र में हमेशा रहने वाले, और मुझे लगता है ब्रिटेन में हिंदी की आबो हवा को सबसे ज्यादा सक्रिय करने वाले तेजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं, लंदन से उपस्थित हो रहे हैं। उनसे उनका स्वागत और अभिनंदन। ममता जी के इस संग्रह पर, आंगन का सजर पर वे कुछ कहना चाहते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। श्री तेजेंद्र शर्मा जी। तो देखिए कि किस तरह से आज की हमारी जो एक गजलकारा है वो अपने वजूद का एहसास कराती हैं और कहती हैं जमाने से कि मैं कोई ख्वाब नहीं हूँ, हकीकत हूँ और मैं दुनिया को समझती हूँ। दरअसल मैं ये देख रहा था कि इस वर्तमान गजल संग्रह में ममता किरण ने जिंदगी के हर पहलू को, हर समस्या को समझने और उठाने की कोशिश की है। दरअसल आमतौर पे ये होता है कि जो लोग मंच के कवि या गजलकार कहलाते हैं वो ज्यादातर एक ही तरह की गजलें या नज़में या कविताएं लिखते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है श्रोता तक पहुंचना। जहाँ तक ममता का सवाल है, ममता श्रोताओं की जरूरत को तो समझती ही है, मगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। वो जो थीम है, जो विषय है, जो शब्द हैं, उनका चयन, उनका चुनाव बहुत संजीदगी से करती है। वो ये मानने को तैयार नहीं कि मंच की कविता मुख्य धारा की कविता से किसी तरह से अलग है। तो जैसे उनका शेर है
बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से। बेटे मैं तेरी माँ हूँ जरा बोल अदब से, अच्छा नहीं है ये तेरा लहजा मेरे आगे। अब देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको किस तरह का संदेश दे रही है ममता किरण अपने शेरों के माध्यम से, अपनी गजल के माध्यम से, कि कुछ इसी तरह का शेर मुझे याद है जब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की गजलें हम पढ़ रहे थे, तो कुछ इसी तरह का शेर था कि जिसे चींटी और चांद का फर्क सिखाया था, आज वो मुझे जीवन के फलसफे सिखा रहा है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर लेखक, हर कवि, हर गजलकार दो चार होता है। और इसी तरह से जब खूबसूरत शायरी के माध्यम से अपनी बात कहता है, तो यही एक आम इंसान, एक आम कवि और एक अच्छे कवि का अंतर दर्शाता है। वो, अगर आपको अंदाज हो, आजकल हम हाथ से चिट्ठी लिखे पता नहीं कितने वर्ष हो गए होंगे हमें। मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली कहानी डायरेक्ट टाइप की थी सन 2000 या 2001 में। आज 19-20 साल हो गए, मैंने अपना पहला ड्राफ्ट भी कलम से कागज पर नहीं लिखा। तो क्या हो रहा है कि हम इस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल के आदी हो गए हैं कि लेखन कागज पर, जो कागज की खुशबू है, वो कहीं पीछे रह गई है, यादों के किसी अलमारी में बंद है। तो इसके बारे में ममता किरण कहती है, फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। चिट्ठियों की खुशबू, मोहब्बत के, प्यार के लफ्जों की खुशबू, फीलिंग्स की खुशबू, महसूसने की खुशबू, ये सब कुछ इस तरह से मिसिंग हो गए हैं लाइफ से, क्योंकि हमारी जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है। हम सब इसी कोशिश में है कि जो कुछ हो जल्दी हो, जो कुछ हो तुरंत फुरंत हो। वो समय खत्म हो गया जब प्यार को पुख्ता करने के लिए हम लोग वक्त लगाया करते थे। और ममता का अपना जो व्यवहार है, ममता का अपना जो लोगों के साथ रवैया है, उसे ममता अपने एक शेर में बहुत अच्छी तरह कहती है, ओढ़ चादर छल कपट की बात कर सकती नहीं, ओढ़ चादर छल कपट की बात कर सकती नहीं, सामने सच बात कहना अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारी इस बात को कि सामने सच बात कहना अच्छा लगता है मुझे, मैं इस बात का गवाह हूं कि तुमने हमेशा सच को सच कहा है। कभी ये नहीं हुआ कि तुम्हारे दिल में कुछ और हो, मुंह पे कुछ और हो, मन में कुछ और हो। मैं सच में यहाँ लंदन में बैठा बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये जो गजल संग्रह है यहाँ प्रकाशित हुआ है। आज उसका लोकार्पण होगा और इस लोकार्पण में मुझे पता चला है कि मृदुला टंडन जो हमारी खास दोस्त है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो मैं मृदुला जी को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और ममता, तुम्हें शुभकामनाएं हैं कि तुम इसी तरह लिखती रहो, इसी तरह छपती रहो और खूब तरक्की करो। मैं खुश हूं कि आज तुम्हारी ये नई किताब छप के आई है गजलों की, और ये किताब मकबूल हो, पढ़ने वाले इस किताब को खरीदें, पढ़ें, एंजॉय करें और उसके बाद इससे कुछ सीखें भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री तेजेंद्र शर्मा जी को, जो लंदन से हमारे इस गोष्ठी में शामिल हुए और उन्होंने ममता जी को उनके संग्रह के लिए बधाई दी। जब वे कह रहे थे खत लिखना खत्म हो गया और 2000 से उन्होंने केवल टाइप पर रचनाएं अपनी टंकित की हैं, मुझे लगता है कि यह संकट पूरी दुनिया में है कि हस्तलिपि में चिट्ठियां आनी बंद हो गई हैं। मुझे कुंवर नारायण की एक कविता याद आती है। उन्होंने लिखा था, एक कविता का अंश है कि फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे।
फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। ये वातावरण चिट्ठियों का आज पूरी तरह से खत्म हो गया है। जीवन से ऐसी संवेदना, जो मिसिंग संवेदना की बात अभी तेजेंद्र जी उठा रहे थे, बहुत ही प्रासंगिक है। बोलने वालों की फेहरिस्त में एक अभी हमारे जो श्रोता हैं, सुन रहे हैं, वे बहुत बार अनुरोध कर चुके हैं कि वाजपेयी जी तो बिल्कुल निकट हैं, उन्हें कहीं दूर से आना जाना नहीं है, उन्हें ममता जी खोज कर ला सकती हैं। तो गजल की बात हो और वाजपेयी जी की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो संबंध स्वयंवर का सिंदूर से, रामावतार त्यागी ने लिखा है, बासुरराही जी उनसे परिचित हैं, जानते ही हैं कि जो संबंध स्वयंवर का सिंदूर से, मेरा और तुम्हारा वो संबंध है। तो ममता जी से स्वयंवर और सिंदूर का संबंध है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से अनुरोध है कि वे हैं, तो जब तक माधव कौशिक जी नहीं आ पा रहे हैं ऑनलाइन, मैं कहूंगा कि वे दो शब्द कहने का कष्ट करें और गोष्ठी की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाएं और ममता जी को अपनी शुभकामनाएं दें। ममता जी वाजपेयी जी के लिए बहुत सारे श्रोता अनुरोध कर रहे हैं, उनके जो उनको चाहने वाले हैं कि वे यहाँ पर हैं और वे आए और बोलें। बिल्कुल वाजपेयी जी, तो चलिए आप सबका बहुत अनुरोध है, तो मैं उनको कहती हूँ कि वो आए और दो शब्द कहें, क्योंकि मेरी गजलों से तो वो पूरी तरह से वाकिफ है और इसलिए उनको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वो शब्द कह सकते हैं इस अवसर पर। ये लीजिए वाजपेयी जी। जी, वाजपेयी जी का स्वागत और अभिनंदन। नेपथ्य में अभी तक भूमिका निभा रहे थे, अब सामने सम्मुख हैं। सभी श्रोता बंधुओं की ओर से, काव्य रसिकों की ओर से और जश्न हिंद के मंच पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ममता किरण जी की गजलों के बहुत ही क्लोज रीडर वाजपेयी जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जाने माने गजल। जी, चलिए आप सब के ने मुझे यहाँ पटल पे बुलाया तो बहुत जी। सभी श्रोता बंधुओं की ओर से, काव्य रसिकों की ओर से और जश्न हिंद के मंच पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ममता किरण जी की गजलों के बहुत ही तो बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की भी बात है कि ममता जी का गजल संग्रह निकल गया है, आ गया है। और मैंने तो 1976-77 में, मेरी फरवरी 1977 में पहली गजल छपी थी, लेकिन मेरी संगत का तो असर हुआ नहीं। लेकिन और जब कठुआ में मैं पोस्टेड था, तो और वहां जब इनके सम्मान में वो आई, जब ममता जी वहां पे इनके सम्मान में गोष्ठी हुई, तो वहां तो सारे गजल वाले थे, सिर्फ ममता जी थी जो छंदमुक्त कविता वाली थी। तो फिर वहां से इनको गजल लिखने की सूझी, और फिर जब ट्रेन में वापस दिल्ली लौट रही थी, तभी से इनकी वो शुरुआत हुई थी। तो कहाँ तो 1977 में मेरी गजल छपी थी। इतने लंबे अरसे बाद जो है वो, तो राजेंद्र नाथ मानना चाहिए कि उन्होंने का वो मिला। तो बहरहाल और संग्रह फिर भी आया, और गजल की दुनिया में ये भी अच्छा एक जो अलगाव है, मैं इसीलिए कई बार जब मुझे ही संचालन करना पड़ता और मैं ममता जी बुलाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि ममता जी ने कई तरह के पुल बनाए हैं, और एक पुल जो है वो साहित्यिक कविता, और चूंकि अब बंटवारा हो गया, मंच की कविता अलग हो गई, साहित्य की कविता अलग हो गई जो छपने वाली है, तो उसने पुल बनाया है। हिंदी और उर्दू के बीच भी एक पुल बनाया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये सिलसिला जो है चलता रहे, और बस आप सब यहाँ जुड़े हैं, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जो जिस तरह के अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं ममता जी के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी है कि ममता जी की जो दुनिया है अपनी, वो उनका अपना संसार है, तो वो और तमाम सारी घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए करके, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ था, तो मैंने तो स्टूडियो के बाहर की दुनिया देखी नहीं, कुछ सब कुछ ममता जी ने संभाला। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि घर गृहस्थी भी संभालना, फिर कविता भी संभालना, और कविता में भी तरह तरह के जो
विधाएं हैं उनमें छंदमुक्त कविता में भी होना और गजल की तरफ भी होना, तो ये मुश्किल काम कर रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ ममता जी को और आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। जी ओम जी, वो पता नहीं माधव जी जुड़ पाए नहीं तो फिर अखिल जी को बुलाइए जब तक नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है तब तक शायरी का गान हो तो मुझे लगता है कि तब तक माधव कौशिक जी शायद पुनः जुड़ जाएं। हो सकता है कि उनकी बैटरी ने या नेटवर्क ने कुछ बाधा पैदा की हो, तो जैमर लग जाता है। जी जी, सबसे बड़ी चिंता है कि वो सैनिकों की कॉलोनी है तो वहां जैमर के चक्कर हो जाता है, तो बहरहाल चलिए उम्मीद बिल्कुल हो जाता है। और अभी वे दृश्यमान नहीं है पटल पर, तो इसका लाभ लेते हुए ये हमारा मेरी बात हुई है जी से, जी मेरी बात हुई है उमा जी से, तो वो कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप 2 मिनट रुकिए, लेकिन उससे वो जब तक जुड़ेंगे तब तक हम आर डी कैले साहब हैं, उन्होंने एक मेरी गजल गाई है, तो मैं मृदुला जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया उसको तब तक प्ले कर दीजिए, और शकील जी जुड़ पाएंगे तो फिर वो एक गजल वो गाएंगे। तो मृदुला जी को प्ले कर दीजिए, उन्होंने एक रिकॉर्ड करके मेरे को भेजा है।